नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के कुछ कह सकते हैं थोड़े पेचीदा लेकिन बहुत ही ज़रूरी हिस्सों पर बात करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री की असल हैसियत क्या है, सेंटर और स्टेट्स के बीच ये कानून बनाने की शक्ति कैसे बटी है और इमरजेंसी लगने पर क्या होता है, इन सब पर। और हमारे पास इसके लिए राजदेवी विधि महाविद्यालय के नोट्स हैं। ये विनय शुक्ला एडवोकेट ने तैयार किए हैं, तो सोर्स एकदम पक्का है। कोशिश यही रहेगी कि ये जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं और इनसे जुड़े जो ज़रूरी आर्टिकल्स हैं वो इस तरह समझें कि भाई याद रह जाएं। तो करें शुरू। सबसे पहले प्रधानमंत्री की भूमिका, मतलब संविधान में उनकी जगह क्या है? जरूर। देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली है ना, जिसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। अब इसकी खास बात यह है कि यहाँ दो तरह के हेड होते हैं, एक नाम के लिए और एक असल में काम करने वाले। अच्छा, दो तरह के प्रमुख। हाँ, और संविधान ये फर्क साफ करता है। एक है नाम मात्र की कार्यपालिका यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका मतलब रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब नाम मात्र के प्रमुख तो राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 52 यही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो देश के प्रमुख हैं, संवैधानिक मुखिया, पर सरकार चलाने की असली पावर उनके पास नहीं है। तो सिर्फ नाम के। हाँ, संवैधानिक तौर पर असली कार्यकारी शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में है, जो कि मंत्री परिषद के हेड होते हैं। जी। यहीं पर अनुच्छेद 74(1) आता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति को मदद और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति को उसी सलाह पर काम करना होगा। मतलब सलाह मानना जरूरी है। अच्छा, सलाम मानना बाध्यकारी है। जी। और फिर आता है अनुच्छेद 75(3). ये कहता है कि पूरी मंत्री परिषद एक साथ लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। इसका सीधा मतलब है कि सरकार तभी टिकेगी जब तक लोकसभा में उसे बहुमत का भरोसा हासिल है। अच्छा, तो मतलब इन तीनों को मिला के देखें तो अनुच्छेद 52 ने राष्ट्रपति को हेड बनाया, पर अनुच्छेद 74(1) ने कहा कि वो पीएम और काउंसिल की सलाह पर चलेंगे, और अनुच्छेद 75(3) ने उस काउंसिल को सीधे लोकसभा यानी जनता के चुने हुए सदन के प्रति जवाबदेह बना दिया। तो यही तिकड़ी है 52, 74, 75, जो प्रधानमंत्री को असल में रियल हेड बनाती है। ये याद रखने का तरीका सही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही संसदीय सिस्टम का कोर है। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख। ठीक है, ये प्रधानमंत्री वाला पॉइंट तो क्लियर हुआ। अब उस चीज पर आते हैं जहां अक्सर बहुत सवाल उठते हैं, ये शक्तियों का बंटवारा, खासकर कानून बनाने की शक्ति का। ये संविधान के भाग 11 में है, शायद अनुच्छेद 245 से 254 तक। नोट्स में लिखा है कि ये दो तरह से बटी है, इलाके के हिसाब से और विषय के हिसाब से। पहले इलाके वाला देखें। हाँ, शे के वितरण, जिसे टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये अनुच्छेद 245 में दिया गया है। अनुच्छेद 245(1) तो सीधा सीधा कहता है संसद पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और राज्य का विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ अपने राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए। ये एकदम क्लियर बाउंड्री है। सीमा तय कर दी। हाँ, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 245(2) एक और दिलचस्प बात जोड़ता है। ये कहता है कि संसद ने कोई कानून बनाया तो वो सिर्फ इसलिए अवैध नहीं माना जाएगा कि वो भारत के बाहर भी लागू होता है, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। अच्छा, जैसे विदेश में रहने वाले नागरिकों पर कोई कानून लागू हो। हाँ, कुछ वैसा ही। अब यहीं पर वो सिद्धांत आता है जिसका आपने जिक्र किया, प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। अगर नियम ये है कि राज्य का कानून राज्य में ही चलेगा, तो ये सिद्धांत क्या अलग कहता है? ये अनुच्छेद 245 को कैसे मोड़ता है? देखिए, ये सिद्धांत मुख्य रूप से राज्यों के विधानमंडलों पर लागू होता है। जैसा आपने कहा, नॉर्मल रूल तो यही है कि राज्य का कानून राज्य की सीमा के अंदर। पर ये टेरिटोरियल नेक्सस का सिद्धांत एक तरह का अपवाद है, एक्सेप्शन। ये कहता है कि अगर उस राज्य और उस चीज जिस पर कानून बना है, यानी सब्जेक्ट मैटर, के बीच एक पर्याप्त और वास्तविक संबंध है, मतलब एक सफिशिएंट और सब्सटैंशियल नेक्सस, तो राज्य का कानून राज्य के बाहर भी असर डाल सकता है। अच्छा, कैसे? नोट्स में वो लॉटरी वाला उदाहरण है ना, वो इसे अच्छे से समझाता है। मान लीजिए बिहार सरकार लॉटरी पर टैक्स लगाती है। अब अगर उस लॉटरी के टिकट बिहार में खूब बिके हैं, भले ही लॉटरी जीतने वाला कोई व्यक्ति मुंबई में रहता हो,
तो भी बिहार सरकार उस मुंबई वाले विजेता पर टैक्स लगा सकती है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि टिकट बिहार में बिका था? हाँ, क्योंकि लॉटरी की एक्टिविटी यानी टिकट की बिक्री और राज्य यानी बिहार के बीच एक मजबूत असली कनेक्शन है, एक नेक्सस है। ये सिद्धांत खासकर टैक्स वाले कानूनों में अनुच्छेद 245 की जो क्षेत्रीय सीमा है उसको थोड़ा लचीला बनाता है, पर तभी जब ऐसा असली कनेक्शन मौजूद हो। समझ गया। तो अनुच्छेद 245 सीमा खींचता है और ये टेरिटोरियल नेक्सस सिद्धांत उस सीमा की व्याख्या में एक जरूरी बारीकी जोड़ता है, खासकर राज्यों के कानूनों के लिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे तरह के बंटवारे पर, विषय वस्तु के आधार पर, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हमें अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची देखनी पड़ेगी, है ना? सही कहा। अनुच्छेद 246 ही वो आर्टिकल है जो हमें 7वें अनुसूची तक ले जाता है। उस अनुसूची में 3 लिस्ट हैं और ये लिस्ट ही तय करती हैं कि कौन किस टॉपिक पर कानून बनाएगा। 3 सूचियां, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। बिल्कुल। पहली है सूची I, संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, लगभग 99, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह। इन पर सिर्फ और सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है, ओनली पार्लियामेंट। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले। दूसरी है सूची 2, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं, करीब 61, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, जेल, लोकल गवर्नमेंट। नॉर्मल हालात में इन पर केवल राज्य के विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं। लोकल मुद्दे मतलब? हाँ। और तीसरी है सूची 3, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें करीब 52 विषय हैं जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों का इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन, शादी तलाक, क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर। इन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बनाए कानूनों में टकराव हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो संसद का बनाया कानून ही माना जाएगा, राज्य का नहीं। अच्छा, टकराव में सेंटर का कानून ऊपर रहेगा, पर यहीं तो मतलब चीजें थोड़ी उलझ सकती है ना। मान लीजिए कोई कानून बना और वो ऐसा लग रहा है कि भाई इसका कुछ हिस्सा यूनियन लिस्ट में भी आ रहा है और कुछ स्टेट लिस्ट में भी, तब कैसे तय होगा कि ये कानून सही है या नहीं? क्या यही पर वो सार और तत्व का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, काम आता है? ये नाम सुनने में भारी है, पर इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? बिल्कुल, आप सही जगह पहुंचे हैं। पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ का मतलब होता है किसी चीज का असली सार, और सब्सटेंस मतलब उसका मूल तत्व या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। ये सिद्धांत तब इस्तेमाल होता है जब किसी कानून को चैलेंज किया जाता है कि भाई ये कानून बनाने वाली बॉडी संसद या राज्य विधानमंडल के दायरे से बाहर है, क्योंकि ये दूसरी लिस्ट के सब्जेक्ट में घुसपैठ कर रहा है। तो अदालतें क्या करती हैं? वो कानून के बाहरी रूप रंग पर नहीं जाती या उसके छोटे मोटे एक्सीडेंटल असर पर ध्यान नहीं देती। वो देखती हैं कि कानून का असली मकसद क्या है, उसका कोर सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसकी ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर क्या है। अगर कानून का ये सार और तत्व बनाने वाले विधानमंडल की लिस्ट में आता है, तो उसे सिर्फ इसलिए अवैध नहीं कहेंगे कि वो संयोग से दूसरी लिस्ट के किसी विषय को थोड़ा सा छू लेता है। अच्छा, तो ये एक तरह से देखता है कि कानून का दिल किधर है, किस लिस्ट में है। हाँ बिल्कुल, ये सिद्धांत अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची को प्रैक्टिकल बनाता है, वरना तो हर कानून पर झगड़ा होता रहेगा। ठीक है, ये समझ आया। इससे अनुच्छेद 246 और लिस्ट का जो खेल है वो थोड़ा आसान लगता है। नोट्स में एक और सिद्धांत है, आक्षेपनीय विधान का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। उसके साथ वो लाइन भी लिखी है, जो सीधे नहीं किया जा सकता वो टेढ़े रास्ते से भी नहीं किया जा सकता। ये क्या भला है, सुनने में और भी अजीब है। हाँ, नाम थोड़े अजीब लग सकते हैं। कलरेबल का मतलब होता है रंगीन या दिखावटी, छद्म। ये सिद्धांत शक्तियों के बंटवारे और संवैधानिक सीमाओं के सम्मान पर टिका है। ये तब लगता है जब कोई लेजिस्लेचर यानी संसद या राज्य विधानमंडल अपनी तय शक्तियों से बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो सीधे सीधे ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो कर नहीं सकता। तो वो क्या करता है, कानून को ऐसा रंग देता है, ऐसा भेष पहनाता है कि लगे कि वो उसकी शक्ति के दायरे में ही है। अच्छा, मतलब धोखा देने की कोशिश। एक तरह से हाँ। अदालत इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके ये जांचती है कि कहीं लेजिस्लेचर ने चालाकी से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। क्या कानून का पर्दा हटाकर देखने पर यह पता चलता है कि लेजिस्लेचर ने असल में वो काम करने की कोशिश की है जो उसके अधिकार में था ही नहीं।
अगर ऐसा पाया जाता है तो इसे संविधान पर धोखाधड़ी या फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो इसमें नियत देखी जाती है। नहीं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अदालत बनाने वाले की नियत या मोटिव नहीं देखती, वो देखती है विधायी सक्षमता यानी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। अगर कानून का असली सार और तत्व, वो एपिथन सब्सटेंस ही बनाने वाले के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उसे आक्षेपणीय या कलरेबल मानकर रद्द कर दिया जाता है, भले ही वो दिखने में कितना ही सीधा साधा क्यों ना लगे। बाप रे, तो ये दोनों सिद्धांत पिथ एंड सब्सटेंस और क्लियरेबल लेजिस्लेशन एक तरह से चेक लगाते हैं कि कोई अपनी हद पार ना करे। ठीक है, अब वापस आते हैं उस बात पर कि सामान्य नियम तो अनुच्छेद 246 के तहत यही है कि स्टेट लिस्ट पर स्टेट ही कानून बनाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि संसद स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बना दे? नोट्स में कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। हाँ बिल्कुल, संविधान खुद ही ऐसी 5 खास परिस्थितियां बताता है जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारा संविधान जरूरत पड़ने पर कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है और कैसे खास हालात में सेंटर ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अच्छा, कौन कौन सी हैं वो 5 स्थितियां? पहला है अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा, जो राज्यों की परिषद है, अपने उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी से एक प्रस्ताव पास करे कि राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है। ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। ओके, 249 राज्यसभा का प्रस्ताव। दूसरा अनुच्छेद 250, जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगी हो, उस समय देश की एकता और सुरक्षा सबसे ऊपर होती है, तो संसद को स्टेट लिस्ट पर भी कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। ठीक है, 250 नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तीसरा है अनुच्छेद 252, जब 2 या 2 से ज्यादा राज्य खुद अपने विधानमंडलों में प्रस्ताव पास करके संसद से रिक्वेस्ट करें कि भाई आप हमारे लिए फलां स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बना दो। ऐसा कानून फिर सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी या बाद में जो उसे अपना लें। 252 राज्यों की सहमति से। चौथा है अनुच्छेद 253, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, ट्रीटी, समझौते, अग्रीमेंट या कन्वेंशन को लागू करने के लिए। अगर भारत सरकार ने दुनिया में कोई वादा किया है तो उसे निभाने के लिए संसद स्टेट लिस्ट के विषय पर भी कानून बना सकती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां पूरी हो सकें। राइट, 253 इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए। और पांचवा है अनुच्छेद 356 के तहत, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, प्रेसिडेंट्स रूल, यानी वहां का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया हो। ऐसी स्थिति में उस राज्य के विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है। तो ये 5 आर्टिकल्स 249, 250, 252, 253 और 356, ये वो चाबियां हैं जो खास हालात में संसद के लिए स्टेट लिस्ट का दरवाजा खोल देती हैं। इन्हें याद रखना होगा, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। चलिए अब संविधान के एक और बहुत शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। और कहा जाता है कि जब ये लागू होते हैं तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर लगभग यूनिटरी जैसा हो जाता है, मतलब केंद्र बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। हाँ, ये प्रावधान है ही असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए, जब देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा या फिर उसकी वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। इनमें सबसे प्रमुख है राष्ट्रीय आपातकालीन, नेशनल इमरजेंसी। इसका आधार है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352, इसके ग्राउंड्स क्या हैं? इसके 3 आधार हैं: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ओरिजिनल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था। हाँ, ये बदलाव हुआ था। जी हाँ, 1975 की इमरजेंसी के अनुभव के बाद 44th संविधान संशोधन 1978 में इसे सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और आधार ज्यादा ठोस और स्पष्ट हो। और इसे लगाता कौन है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर ही कर सकते हैं। ये भी 44th संशोधन से जोड़ा गया एक सेफ्टी मेजर है। कैबिनेट की लिखित सिफारिश जरूरी है। और फिर घोषणा होने के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से
इसे विशेष बहुमत से पास कराना जरूरी है। विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत। अगर 1 महीने में ये अप्रूवल नहीं मिला तो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। और इसके असर क्या होते हैं? असर बहुत गंभीर होते हैं। केंद्र सरकार राज्यों को किसी भी मामले पर निर्देश दे सकती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, जैसा हमने अनुच्छेद 250 में देखा था। और सबसे महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी वगैरह, वो अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिकली। हाँ, अनुच्छेद 358 यही कहता है, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी लगे और राष्ट्रपति चाहें तो एक अलग आदेश से बाकी मौलिक अधिकारों को भी सस्पेंड कर सकते हैं, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर। इसके लिए अनुच्छेद 359 है। बाप रे, तो ये तो नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352। दूसरा वाला जो बहुत सुनने में आता है वो है राज्यों में इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। वो अनुच्छेद 356 है ना? बिल्कुल, अनुच्छेद 356, इसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल कहा जाता है। ये तब लगता है जब राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर की रिपोर्ट से या किसी और तरीके से, अदरवाइज शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, ये समाधान हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए कि भाई ऐसी स्थिति आ गई है कि उस राज्य का शासन संविधान के हिसाब से नहीं चल सकता। इसे कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। तो ये अदरवाइज का मतलब है कि बिना गवर्नर की रिपोर्ट के भी लग सकता है? हाँ, सैद्धांतिक रूप से ये संभव है, हालांकि आमतौर पर गवर्नर की रिपोर्ट ही आधार होती है। और इसका अप्रूवल? इस घोषणा को भी जारी होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना होता है। एक बार में ये 6 महीने के लिए लगता है और संसद इसे बार बार अप्रूव करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ा सकती है। हालांकि 1 साल के बाद इसे बढ़ाने के लिए कुछ और शर्तें भी हैं। और इसके प्रभाव राज्य पर क्या असर पड़ता है? इसके प्रभाव भी राज्य के लिए बहुत गंभीर हैं। राष्ट्रपति राज्य सरकार के सारे या कुछ काम अपने हाथ में ले लेते हैं। राज्य की सारी एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी और अथॉरिटी को मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, राज्य विधानमंडल की जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद को मिल जाती है। अनुच्छेद 357 संसद को यह पावर भी देता है कि वो राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति द्वारा तय किसी और अथॉरिटी को सौंप सकती है। मतलब राज्य का पूरा शासन एक तरह से केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय स्तर पर और अनुच्छेद 356 राज्य स्तर पर, ये 2 इमरजेंसी वाले आर्टिकल्स वाकई संविधान के पावर बैलेंस को एकदम बदल सकते हैं। इन आर्टिकल्स को, इनके आधारों को और इनके असर को समझना बहुत जरूरी है, खासकर इनके मिसयूज की जो बातें होती रहती है उनके संदर्भ में। तो आज हमने संविधान के कई अहम पड़ावों को समझा। हमने देखा कि पीएम की असली शक्ति अनुच्छेद 74 और 75 से आती है। हमने कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा देखा, क्षेत्रीय वाला अनुच्छेद 245 में और विषय वाला अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची में। और ये भी समझा कि टेरिटोरियल नेक्सस, पिथ एंड सब्सटेंस और कलरेबल लेजिस्लेशन जैसे सिद्धांत इस बंटवारे को कैसे चलाते हैं। हमने वो खास आर्टिकल्स 249, 250, 252, 253 भी जाने जब संसद स्पीड लिस्ट पर कानून बना सकती है। और आखिर में अनुच्छेद 352 और 356 के तहत इमरजेंसी पावर्स की आउटलाइन देखी। तो मतलब यहाँ से टेक अवे क्या है, सार क्या है इस पूरी चर्चा का? देखिए, मुख्य बात ये निकलती है कि भारतीय संविधान एक बहुत ही मतलब संतुलित दस्तावेज बनाने की कोशिश करता है। ये सामान्य समय के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ विभाजन करता है, जैसा कि हमने लिस्ट में देखा, लेकिन साथ ही ये असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र को मजबूत बनाने के तरीके भी रखता है, जैसे इमरजेंसी प्रावधान या संसद की स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने की शक्ति। ये जो सिद्धांत और अनुच्छेद हमने डिस्कस किए, ये संविधान को जरूरत के हिसाब से कठोर भी बनाते हैं और लचीला भी। संतुलन और लचीलापन।
हाँ, लेकिन यहीं पर वो सवाल भी उठता है जिसका जिक्र आपने किया था। क्या इन शक्तियों का, खासकर अनुच्छेद 356 जैसी इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा संविधान की मूल भावना, उसकी स्पिरिट के हिसाब से हुआ है? क्या वो शक्ति संतुलन हमेशा बना रहा है? इतिहास देखें तो कई बार इन शक्तियों के प्रयोग पर गंभीर सवाल उठे। ये दिखाता है कि संविधान के प्रावधान जितने महत्वपूर्ण हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है उनका समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। यह सचमुच एक सोचने वाली बात है कि प्रावधान अपनी जगह हैं, पर उनका अमल कैसे होता है ये ज्यादा मायने रखता है। शायद अगली बार हम इन्हीं सिद्धांतों जैसे पिथिन सब्सटेंस या कलरेबल लेजिस्लेशन से जुड़े कुछ अहम कोर्ट केस देख सकते हैं, या फिर अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल का जो इतिहास रहा है उस पर एक नजर डालें। इससे ये बातें और भी साफ हो जाएंगी।